तक देखा कि किस तरह से 13 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और ये फैलकर गैलेक्सीज और तारामंडल का रूप लेने लगा। हमने देखा कि कैसे शुरुआत हुई एक मामूली से ग्रह पृथ्वी की और कैसे बना वो जीने के लायक। हमने उन वैज्ञानिकों की कहानी देखी जिन्होंने इन रहस्यों को समझने में हमारी मदद की। अब हम अपनी कहानी के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के जो आज तक के सबसे बड़े युद्ध थे उनमें एक था 17वीं शताब्दी यूरोप में लड़े जाने वाला 30 इयर्स वॉर। रिलीजन के नाम पर लड़े जाने वाले कई युद्धों में से ये एक था। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में शुरू होने वाले इस युद्ध में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने जान से हाथ धोया और धीरे धीरे पूरे यूरोप को जला डाला। क्या रिश्ता है इसका हमारी ब्रह्मांड की कहानी से? क्या रिश्ता है इस युद्ध का मॉडर्न दुनिया से? आज हम देखेंगे। तकरीबन 1380 करोड़ साल पहले एक रहस्यमय विस्फोट हुआ जिसके नतीजे ये कायनात अस्तित्व में आ गई। ऊर्जा एलिमेंट्स में बदली जिनमें था एक प्रोटॉन वाला हाइड्रोजन और 2 प्रोटॉन वाला हीलियम। ग्रेविटेशन के कारण ये आपस में टकराते गए और तारों के अंदर प्रोटॉन्स के जुड़ने से नए एलिमेंट्स बनने लगे। 6 प्रोटॉन वाला कार्बन, 7 वाला नाइट्रोजन, 8 वाला ऑक्सीजन, 15 वाला फास्फोरस। इस तरह 80 से ज्यादा एलिमेंट्स का निर्माण हुआ। इंसानों ने धीरे धीरे इन्हें पहचानना शुरू किया। कार्बन में 6 प्रोटॉन होने के कारण न्यूट्रल होने के लिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की दरकार है और फिजिक्स के कानून बताते हैं कि 6 में 2 इलेक्ट्रॉन निचले हिस्से में होंगे और 4 ऊपर के हिस्से में, जो कि केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेने में सक्षम है। यही सजावट यानी कॉन्फ़िगरेशन कार्बन को इतना खास बनाता है कि जीवन की कुंजी इसी में छुपी है। ये कार्बन इतना महत्वपूर्ण है कि हम कई बार लाइफ को कार्बन बेस्ड लाइफ कहते हैं। चार फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस कार्बन में आपस में जुड़ के लंबे चेन बनाने की एक अद्भुत क्षमता है। इसे हम पॉलीमर कहते हैं और कार्बन से बने कंपाउंड्स की दुनिया को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यही लंबे कार्बन चेन जब अलग अलग दूसरे कंपाउंड से मिलते हैं तो हम देखते हैं जीवित दुनिया जिनसे बनी है वो चीजें सजने लगती हैं। सीधे कार्बन चेन में जब पानी का टुकड़ा मिलता है तो हम देखते हैं ग्लूकोज या चीनी की तरह की चीजें बनती हैं। जब इनमें अमोनिया का हिस्सा मिलता है तो अमीनो एसिड और प्रोटीन बनते हैं जिनसे हमारा शरीर भी बना हुआ है। कभी इन लंबे कार्बन चेन से तेल बनता है तो कभी प्लास्टिक। ये एक कभी नहीं खत्म होने वाली फहरिस्त है। कहा जाता है कि इस दौरान गैलापागोस आइलैंड पर डार्विन ने एक खास बात गौर की। उसने देखा कि वहाँ के हर द्वीप की जो चिड़िया थी वो एक दूसरे से अलग थी। हर चिड़िया की चोंच वहाँ के खास वातावरण के अनुकूल थी। शायद इसी से डार्विन को दुनिया के सबसे बड़े राज को समझने की प्रेरणा मिलने वाली थी। ये बात कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घर कर गई थी कि दुनिया में जो इतने तरह के जीव जंतु हैं, इनको शायद ईश्वर ने नहीं बनाया है, बल्कि वो अपने वातावरण के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुए हैं। खैर 5 साल की यात्रा पूरी हुई और डार्विन वापस इंग्लैंड आया। उस दौरान डार्विन ने माल्थस नाम के एक विचारक के लेख पढ़े जिसमें वो ऐसा इशारा कर रहा था
कि इंसानों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो रिसोर्स हैं वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए एक ऐसा वक्त आएगा कि इंसानों के अंदर एक बड़ा कंपटीशन होगा रिसोर्सेज के लिए, और जो फिट नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। इसी समय डार्विन ने कुछ और भी बात गौर की। वो ये कि उस जमाने में किसान अलग अलग नस्ल के कुत्तों की ब्रीडिंग करते थे और खास नस्ल के कुत्तों को सेलेक्ट कर उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करते थे। इसे वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते थे। अब ये अलग अलग विचार उसके दिमाग में जुड़ने लगे। उसे लगा कि कोई है जो इन किसानों की तरह ही इस दुनिया के सारे जीव जंतु की सेलेक्टेड ब्रीडिंग कर रहा है। ये कोई और नहीं, खुद नेचर यानी प्रकृति है। इस प्रोसेस का नाम उसने इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन रखा। डार्विन ने कहा कि हर ज्योग्राफी में जो रिसोर्स हैं वो सीमित हैं और जो भी जानवर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब खाने के लिए वहाँ एक तरह का कंपटीशन होगा और जो सबसे फिट होंगे वही बचेंगे, बाकी सारे मारे जाएंगे, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यही कारण है दुनिया भर के पेड़ पौधे और जानवरों की डाइवर्सिटी यानी विविधता का। ये सब बातें उसने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिख 1859 में छपवाई और धीरे धीरे ये विचार आम होने लगा। डार्विन के इस विचार में एक और खास बात थी, वो ये कि दुनिया के जितने जीव जंतु हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके पूर्वज एक ही हैं। इस कड़ी में अगर हम पीछे जाएं तो शायद एक ऐसा सेल होगा जिसकी संतान पूरी दुनिया के जीव हैं। इसे लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर लूका कहा गया। नेचुरल सिलेक्शन के कारण आज दुनिया इतनी डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ से भरी हुई है और इस तरह से दुनिया से ईश्वर की जीवन रचना की कहानी जाती रही। अब इवोल्यूशन मैथमेटिकल सच्चाई कैसे है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। हम मान लें कि शहर की किसी हिस्से में एक सड़क है जो बड़ी ही चिकनी है। वहाँ दो किस्म के कीड़े हैं, एक लाल रंग के, दूसरे काले रंग के। लेकिन जो काले रंग के कीड़े हैं वो सड़क पर नहीं चल सकते हैं सड़क के चिकनी होने के कारण। अब जो कीड़े सड़क पर चल सकते हैं वो सड़क पर जाते हैं और सड़क पर जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो उन्हें कुचल कर चली जाएंगी। अब हम मान लेते हैं कि जो कीड़े सड़क पर जाते हैं उनमें 50% कुचल कर मर जाते हैं अपने रिप्रोडक्टिव एज में जाने के पहले ही। तो हम देखेंगे कि अगली ही जनरेशन में इन कीड़ों की संख्या आधी होकर रह जाएगी, अगले एक जनरेशन में और आधी हो जाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखेंगे कि इनकी संख्या एक खास रेशो में दबकर रह जाएगी। यही है इवोल्यूशन। ये प्योर मैथमेटिक्स है जो कि ध्रुव सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता।